स्वागत है आप सभी का। कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट करी थी जो कि पूरी कंप्लीट वीडियो थी ऑफसेट के ऊपर। ऑफसेट वाली वीडियो का आई बटन के बाद आपके पास लिंक आ चुका है। अब मैं उसी वीडियो से रिलेटेड एक बात बता, जैसे कि हमारे पास सबसे मेन होता है कि पिक्चर कितने टाइप के होते हैं या पिक्चर्स के हम ऊपर कैसे काम करते हैं। तो खालिद एक बार ये वर्क पीस है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा शिवलिंग वाला पार्ट है जिसका हमने एक पूरा पार्ट बनाया था सीएनसी वीएमसी के ऊपर। तो मैं अब इसको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे हम इसको बांधेंगे। खालिद एक बार इसको बांधो, चल तो टाइट कर। सर फिटिंग सही नहीं आ रहा है इसमें। फिटिंग सही नहीं आया है। अब देखो भाई, इसका फिटिंग सही नहीं आया, भाई ने बोला है, क्योंकि फिटिंग का इसका मेन कॉज क्या है कि हमारे पास जो अभी फिक्चर है वो है रेक्टेंगल जॉब के लिए, यानी कि इसको बोला जाता है वाइस फिक्चर, और हमारा जो जॉब है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो हर एक पार्ट के लिए, हर एक प्रोफाइल के लिए एक अलग फिक्चर बनाओ। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे पास वीएमसी में कितने टाइप के फिक्चर्स यूज होते हैं और इंडस्ट्री कितने टाइप में बल्क में इनका यूज करती है। आइए मैं बता, अब जितने टाइप के फिक्चर्स हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं मैंने सबके एक साथ नाम लिख दिए हैं कि जितने भी इंडस्ट्री होती है, चाहे वो टूल रूम हो, चाहे वो प्रोडक्शन जो मास प्रोडक्शन कर रही है, तो वो किस तरह से अपने फिक्चर्स का यूज कर। आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला आता है अपना वाइस फिक्चर। वाइस फिक्चर अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारा खालिद है, उसने जैसे जॉब को टाइट करा था, तो टाइट करने के टाइम पे जो उसने फिक्चर में बाउंड किया था वो था वाइस। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी अपने अपने पास रेक्टेंगल या स्क्वायर ब्लॉक आते हैं जो कि छोटे अमाउंट में होंगे, छोटा साइज होगा उसका, ठीक है, जिसके ऊपर ऊपर हमें खाली वर्किंग करनी है, चाहे स्लॉटिंग काटनी है, चाहे चाबी काटनी है, चाहे कुछ भी है, तो उन सारे फिक्चर्स का यूज करते हैं हम लोग, उन सारे पीसों को हम लोग वाइस में बांधते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो जॉब किस में बंधेगा, वो जॉब बांधने के लिए हमारे पास एक स्पेशल आता है 3 जॉस और 4 जॉस चक। ये कौन सा स्पेशल होता है, इसमें जितने भी हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रोफाइल के जॉब आए, राउंड शेप में आ गए, ठीक है, चाहे उसका बल्क में साइज आ गया, चाहे छोटा साइज आ गया, तो वो सारे के सारे हमारे पास इन फिक्चर्स में बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि खाली छोटे पार्ट के लिए हमारे पास सर जी ये छोटा ही पार्ट आएगा, इनका कोई साइज नहीं होता, 150, 200, 300। जैसे आप इंडस्ट्री में देखोगे तो जो बड़ी बड़ी लेथ मशीन्स होती हैं, तो उनमें बड़े बड़े जॉस चक के साथ उसमें बंधे हो, तो जितने भी हमारे पास जितने भी पार्ट बनते हैं सिलेंड्रिकल, जो शाफ्ट बनती है, ठीक है, और जो अपने क्रैंक शाफ्ट के जो अपने बनते हैं, अपने जो पार्ट्स बनते हैं, वो सारे के सारे उन्हीं चक में बनते। अगला आता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का यूज होता है वीएमसी में, और पर्टिकुलरली कैसे कि जैसे कोई मेरे पास एक पार्ट आ गया, उस पार्ट के खाली ऊपर ऊपर काम करना और उसको साइड से क्लैम्प कर, ठीक है, क्योंकि मैं ना तो उसको आगे से क्लैम्प कर सकता है, अगर बड़ा पीस है तो बड़े पीस के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, अपने पास उस फेस को 90 करना जरूरी। तो 90 करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट आता है कि हम लोग एंगल प्लेट का यूज करें। इसके बाद आता है मैग्नेट चक और न्यूमेटिक क्लैम्प। मैग्नेट चक और न्यूमेटिक क्लैम्प दोनों के एक तरह से जो मास प्रोडक्शन यूज होते हैं, जैसे अगर मैं मैग्नेट का बताऊं तो मैग्नेट चक का यूज होता है जितनी भी शीट मेटल की डाइयां होती है, मोल्ड की डाइयां होती है, उसमें जितने भारी भरकम ब्लॉक होते हैं, तो उनको सीधा सीधा मशीन के ऊपर रख दिया जाता है। उसके बाद अपने पार्ट को सीधा कर दो, ना उसमें क्लैंपिंग की झंझट, ना ही उसमें किसी तरह से टाइट करने की कोई दिक्कत। इसमें फिर एक बेनिफिट और ये भी होता है ना सर, जैसे अगर हम वाइस पे काम कर रहे हैं तो वाइस में क्या होता है ना कि आपकी 2 साइड क्लैंप हो जाती हैं, 2 साइड वाइस में क्लैंप हो जाते हैं, तो उस तरफ हम वर्क लिमिटेड तक कर सकते हैं जहां तक उसने वाइस को पकड़ रखा है। मैग्नेटिक में क्या होता है, पार्ट के सरफेस पे मैग्नेट ने क्लैंप कर लिया और बाकी उसकी 5 बची हुई साइड, लेफ्ट राइट टॉप साइड में सब जगह काम हम इजीली कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक चक का बेनिफिट होता है, और इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी होती है। और छोटे पार्ट्स के लिए जिनको आप वाइस, मतलब जो एक लिमिटेड साइज होते हैं वाइस के लिए, उससे भी माइक्रो साइज या छोटे साइज के आपके पार्ट्स बनने हैं, वो मैग्नेटिक चक पे इजीली रख के आप बना सकते हैं। अगला आता है न्यूमेटिक क्लैम्प। अब न्यूमेटिक क्लैम्प का क्या फंक्शन होता है, जितने भी अपने पास मास प्रोडक्शन यूज होते हैं, तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, क्लैंपिंग सिस्टम का यूज नहीं होता, बस एक बटन दबा के उसको न्यूमेटिक के थ्रू उसको टाइट किया जाएगा, फिर बटन से उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है, ऑपरेटर सीधा पार्ट को निकालेगा, लगाएगा, बटन को प्रेस करेगा, वो अपने आप उसको सेंक्शन के थ्रू, प्रेशर के थ्रू उसको टाइट कर लेगी। जैसे नाम से ये चीज समझ आ रही है, न्यूमेट्रिक। न्यूमेट्रिक मतलब जहाँ एयर प्रेशर से ग्रिपिंग हो रही है, टॉगल्स लगे होते हैं, वो क्लैंप कर लेते हैं रेड कलर। एक तो मैनुअल टॉगल्स आते हैं और हाइड्रोलिक, और जैसे हाइड्रोलिक सुना हो, धक्का लगता है उससे, ऑयल से, या न्यूमेट्रिक होते हैं एयर प्रेशर से वो वर्क पीस को टाइट कर लेते हैं। अगला आता है पैरेलल क्लैंपिंग। अभी जैसे हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे ना, मैग्नेट क्लैंप, अब हर एक कंपनी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे जितने भी बड़े टूल रूम होते हैं, छोटे टूल रूम होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। जिनके पास बजट का कोई वो नहीं है तो वो अपना मैग्नेटिक बेड लेके आएगी, अदरवाइज जिनके पास नहीं है तो वो यूज करते हैं अपने पैरेलल क्लैंप को। पैरेलल क्लैंप के लिए क्या होता है, नीचे से जो आपको जॉब लगाना है उसको नीचे से बोल्टिंग करके उसको नीचे से सरफेस से उसको उठाना हो, ताकि जैसे सर ने अभी बोला, जिसके उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक में उसके 5 सरफेस फ्रीली मूव करते हैं, पैरेलल से भी क्या होगा, सेम होगा, पर नीचे से बोल्टिंग ऐड कर दोगे तो वहां से भी उसके 5 सरफेस पर फ्रीली मूव करेंगे। और ये ज्यादातर जितनी भी डाइयां बनती है, चाहे मोल्ड की हो, चाहे शीट मेटल की हो, चाहे प्रेशर टूल की हो,
वो सारी की सारी इसी थ्रू बनती है। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पिक्चर है कैसे 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 दिखाई देते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है ना सर कि बड़ी बड़ी डाइज बन रही है, मान लो गाड़ी के बोनट की डाई बन रही है, दरवाजे की डाई बन रही है, उसको हम क्लैंप नहीं लगा सकते, एक ही बारी में पूरे पार्ट पे काम करना होता है। तो जैसे अभी सर ने बताया वो बोल्टिंग कर देते हैं, उसमें वर्क पीस में नीचे थ्रेड काट देते हैं, मतलब आईडी थ्रेड बना देते हैं और फिर बोल्ट से क्लैंप करके एक ही बार फिक्स परमानेंट पकड़ के पूरा काम एक बारी में कर लेते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग वर्किंग के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह पे सारी चीजें की नॉलेज मिल जाएगी। इसी को कहते हैं मैकेनिकल में एक्सपीरियंस। जितनी आप इंडस्ट्री चेंज करोगे और जितने फिक्सचर्स देखोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही एक्सपीरियंस आपका मार्केट में काम आएगा। अब जैसा कोई प्रोग्रामर आता है, एक ऑपरेटर आया मेरे पास, ऑपरेटर ने मेरे से बोला, मैंने उसको एक पीस दे दिया कि भैया मेरे को ये बता दो इसको टाइट कैसे करूंगा। तो वो तो खुद ऑपरेटर का भी समझ होना चाहिए, जैसे जैसे वो अपने आप को आगे एक्सपीरियंस पे लेता जाएगा कि क्लैम्प कैसे करना है। पीस को, ड्राइंग को देखते और डिजाइन को देखते बता देगा कि ये अपना पैरेलल बोल्टिंग के थ्रू होगा, मैग्नेटिक के थ्रू होगा या वाइस के थ्रू पकड़ सकते हो आप इसको। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सर, यहाँ पे जैसे आपने फिक्सचर्स के बारे में बता दिया, ये तो हो गया हमारे क्लैंपिंग मेथड हो गए कि हमें किसी वर्क पीस को होल्ड करना है और उसकी फिर मेटल रिमूविंग शुरू करनी है, चाहे जो भी हमारा ऑपरेशन है XYZ। तो क्या डायरेक्ट हम लगा देते हैं मशीन पे ऐसे ही, या उसके लिए भी एक कोई मेथड है, टर्मिनोलॉजी है जिसके हिसाब से हमें काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का मेथड होता है। ठीक है। आप अगर चक लगा रहे हो, चाहे आप अपना वाइस लगा रहे हो, तो वाइस का सीधा फंडा है कि आपका जो फिक्चर, जब तक फिक्चर सीधा नहीं होगा तब तक आप अपने जॉब को नहीं काट सकते। तो यही चीज हमारी क्या सेटिंग में रहने वाली है? सेटिंग में तो यही चीज मेन आने वाली है। जैसे अभी हमने शिवलिंग की बात करी कि हमने उसको पकड़ लिया, 3 जॉस चक में पकड़ लिया, या हमने वाइस पे डायरेक्ट कोई भी स्क्वायर पार्ट पकड़ रहे हैं, उसको हमें सबसे पहले सेटिंग में डायलिंग करना है, फिक्सचर को अपना सीधा करना है। यही मेन सेटिंग का वर्क है। आपको एक्यूरेट पीस के हिसाब से फिक्सचर सेलेक्ट करना है, पार्ट के हिसाब से क्लैंप सेलेक्ट करने हैं, पार्ट के हिसाब से जब फिक्सचर सेलेक्ट हो जाएगा उसको सीधा कैसे करना है आपने। यही मेन सेटिंग का पर्पस होता है, उसी को ही सेटिंग बोलते हैं, और उसके हिसाब से आपको टूल सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमारे पास सिवलिंग का अगर आप देखोगे, एक रॉ मटेरियल आया था, बड़ा सा ब्रिक आया था। हाँ। तो उस ब्रिक को हमने जैसे मशीन पे तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते थे, हमने उसको किसके साथ बाउंड किया था? अपने वाइस पैनल के साथ। हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या आया था? हमने वाइस को पहले सबसे पहले सीधा किया था, क्योंकि अगर जब तक वाइस सीधी नहीं होगी तब तक वो सिवलिंग एक्यूरेट नहीं कर सकता। सही बात। और ना ही उसमें हमने टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों पे हम एक साथ मिलिंग कर सकते थे, क्योंकि हमारी VMC करती ही राइट एंगल पे काम है। सारे पैरेलल फेसेज है, परपेंडिकुलर फेसेज है, जब तक वो राइट एंगल नहीं होंगे तब तक आपका वो एक्यूरेट कटिंग नहीं करेगी, क्योंकि मशीन तो अपनी एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ये सबसे पहले दिखाई कैसे देते हैं, क्योंकि कईयों के होता है, नाम तो सुने होते हैं, लेकिन कईयों को ये पता होता है कि भैया ये दिखाई कैसे देते हैं। हाँ। इनको यही नहीं पता होता कि उनके सामने भी अगर जो वो चीज अगर पिक्चर पड़ा होगा वो उसका नाम नहीं बता सकते। और हालांकि अगर उनसे वर्बली पूछो कितने टाइप के होते हैं तो बता देंगे जी ये 3 चक होता है, 4 चक होता है, मैग्नेटिक चक होता है, नाम बता देंगे। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जितने हमारे पास पिक्चर्स है और कितने टाइप के पिक्चर्स अपने यूज होते हैं। आइए। मोस्टली तो हमारे पास हैं सारे जो इसमें सर ने नाम बताया। अब अगर नहीं है तो वो हमारे पास यहाँ इमेज में शो होंगे, उससे आप उसका आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब सबसे पहला हमारा कौन सा पिक्चर आया था? वाइस का। ये होता है हमारा वाइस पिक्चर। वाइस देखो आपके इंडस्ट्री में 2 टाइप की मिलेगी, छोटी वाइस भी मिलेगी, बड़ी वाइस भी मिलेगी। दोनों का मेन फंक्शन क्या है? अगर छोटे पार्ट्स आते हैं, जैसा हमारे पास कंपनी में क्या होता है कि भाई सबसे ज्यादा क्या होता है कि ऑपरेटर बेवकूफी क्या करता है, बड़े पार्ट को भी अपना छोटे में लगाने की कोशिश करता है, और जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको भी बड़ी वाइस में लगा देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना। हमारे पास छोटी वाइस भी अलग से दी जाती है और हमारे पास बड़ी वाइस भी अलग से दी जाएगी। बड़ी वाइस बड़े पार्ट्स के लिए जिनका साइज बहुत ज्यादा होता है। जैसा हमने सिवलिंग वाला पार्ट देखा था ना, उसकी एक ब्रिक थी, तो ब्रिक को हम अपने छोटे वाइस के साथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वहां पे पार्ट के अपने झूलने के और अनबैलेंस होने का पूरे चांसेस थे। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रिक रहेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहेगी, उतना ही अच्छा पार्ट आपका बाउंड होगा। तो इसी के लिए हमने अपना क्या यूज करा था? अपनी बड़ी वाली वाइस का यूज किया। और जितने भी छोटे पार्ट होते हैं, रेक्टेंगल पार्ट हो गए, जैसे इस टाइप के पार्ट हो गए, उनको हम इसके साथ आराम से बाउंड। ठीक है। अब आइए कि सबसे दूसरी बात क्या थी कि जैसे खालिद ने बोला, हमारा जो एक स्टूडेंट है, कि सर हमारा वो पार्ट इसमें बाउंड नहीं हो रहा। रीजन क्या था कि वाइस का जो फ्रिक्शन होता है वो रेक्टेंगल शेप को पकड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पार्ट कैसा है? आगे से राउंड है,
सिलेंड्रिकल है तो ये क्या करेगा, इसकी ग्रिप को स्लिपरी करेगा, और स्लिपरी होने की वजह से क्या है कि पार्ट कहीं से अनबैलेंस होगा, कहीं से टेपर में रह जाएगा, कहीं से कुछ रह जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं आपके ये जॉस चक। ये आपको इंडस्ट्री में 3 जॉस चक भी मिलेंगे, 4 जॉस चक भी मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये छोटा साइज मिलेगा, बड़े से बड़ा साइज में मिलेगा। जैसे सीएनसी के फिक्चर्स में देखे हैं ना आपने, सीएनसी के जॉस देखे हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं, 1 मीटर 2 मीटर तक के होते हैं। ऐसे ही आपको इंडस्ट्री में वो रियलिटी में भी मिलेगा। हमारा ये पार्ट इस तरीके से बाउंड होगा ताकि हम अपने, अब देखो ये इसने चारों तरफ से इसको बाउंड कर लिया, ना ही ये इसको कहीं से भी स्लिपरी करेगा। इसको टाइट करने के लिए अपने आगे यहाँ पे चाबी दी जाती है, यानी कि स्लॉट दिया जाता है, तो ताकि इसको यहाँ से टाइट कर सको, खोल सको। ये दोनों डायरेक्शन में मिलेगा। ये अंदर के लिए आपका ऑडी पकड़ने के लिए, आईडी पकड़ने के लिए आपको दोनों व्यूज में मिलेगा। तीसरे नंबर पे था अपना एंगल प्लेट। अब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर। अब जैसे सर ने बताया कि अभी राउंड पार्ट्स को हमने पकड़ा है, जैसे हमने ये शिवलिंग को इस पे क्लैंप किया था ना, यहाँ पे मतलब हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो मेन सेटिंग की बात कर रहे हैं। आपके वर्क पीस को कैसे आप पकड़ सकते हो जिससे आपका वर्क पीस भी खराब ना हो। ऐसा तो नहीं है रॉ मटेरियल खराब करते जाओगे आप बार बार, आपको एक्यूरेट जॉब उतारनी है। तो इसमें जब ये हमारी शेप कट गई थी, ये शेप कट गई थी, इसके नीचे अगर मैं कोई पैकिंग नहीं दूंगा, ये भी मेन वर्क आता है आपका सेटिंग में, तो ये ऐसे झुक सकता है। जब इस पे लोड पड़ेगा टूल का तो ये झुक सकता है। तब हमने इसके नीचे पैकिंग्स लगाई थी ऐसी प्लेट्स की, जैसे कोई भी आपकी रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लेट्स हो, उसकी हेल्प से हमने इसके नीचे सपोर्ट पैकिंग लगाई थी, सपोर्ट दी थी, ताकि उस पे लोड पड़े तो वो हिले ना आपकी जॉब। और वो चीज आप जैसे जैसे अपने पार्ट को देखते रहोगे, पार्ट का यूज करते रहोगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते रहोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा पार्ट यहाँ पे लपकने वाला है या फिर अनग्रिप हो रहा है, मेरा यहाँ से डिसबैलेंस हो सकता है, तो इसकी सपोर्ट में यहाँ पे ये देना है, वो देना है। तो वो चीज जैसा जैसा आप देखते रहोगे, यूज करते रहोगे, वो चीज आपके यूज में आती रहेगी। अब अगला होता है, जैसे कि मेरे को कोई पार्ट बोल दे बंदा, कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, जैसे मैं मान लू कोई ये वाला जैसे मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब मेरे को ना तो इसको ऐसे लगाना है या ना है ऐसे लगाना है, मेरे को इसको इस तरीके से लगाना है, और इस तरह से लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे इसको ड्रिलिंग करनी है इसके टॉप टेंजेंट पॉइंट पे। अब वाइस में लगाऊंगा तो वाइस में क्या हो सकता है, आगे कुछ भी प्रोफाइल होगी वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स कर देगी। ठीक है, हो सकता है कि बड़ा पार्ट है तो बड़ा पार्ट उसके ऊपर आएगा ही नहीं। तो ऐसे पार्ट्स के लिए हमारे पास आती है एंगल प्लेट, जिसे हम लोग एल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंगल प्लेट का सीधा सीधा क्या होता है, आपका पार्ट इस तरीके से आ जाएगा जितने mm तक आपको रखना है। इसके बाद इसके साथ आती है आपके लिए पास सी क्लैंप। आप जितने भी पार्ट अपने बांधोगे एंगल प्लेट के साथ, वो हमेशा इसके साथ बांधे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल प्लेट का फोर्स क्या होता है, वो अपना सीधा अपना हॉरिजॉन्टल बेस पे आता है, ना कि वर्टिकल बेस पे आएगा। हॉरिजॉन्टल बेस पे उसको टाइट किया जाएगा, पीस का ऊपर से अपना प्रेशर कुछ है नहीं तो वो अपना फ्रीली मूव करेगा, और अपना जो भी वर्किंग होती है वो अपने आराम से हो सकती है। जितने भी पोर्ट बनते हैं, जैसे अगर शीट मेटल में मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर के पार्ट बोलूं, हाइड्रोलिक के जितने भी ब्रिक बनते हैं उसमें पोर्ट बनाए जाते हैं। तो पोर्ट को कैसे बनाओगे भाई, पोर्ट का साइज तो बड़ा होता है 370 डाया का, उसमें वाइस को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते वाइस में। तो उनके सपोर्ट के लिए क्या होता है, ये इस तरह की एंगल प्लेट होती है, वो बड़ी बड़ी साइज की भी मिलेगी। एक बार सर इनका भी यूज बता दो, फिर लगे हाथ जब हम अपनी वाइस को या एंगल प्लेट को बेड पे पकड़ेंगे तो इन फिक्सचर्स को वहां पे कैसे सपोर्ट देंगे, कैसे क्लैंप करेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये वहां पे ऐसे फ्री तो रहेंगे नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। पहले हम फिक्सचर को पकड़ेंगे, फिर फिक्सचर की हेल्प से पार्ट को पकड़ा जाएगा। तो इनके लिए मिलते हैं हमारे पास इंडस्ट्री में इस तरह के टी स्टड। ठीक है, टी स्टड होते हैं, और इसके साथ इस तरह के आते हैं टी बोल्ट, जो कि मशीन की नाली में आ जाते हैं। जो हमारा जो स्लॉट कटे होते हैं ना, ये स्लॉट को इस तरह से टाइट कर दिया जाता है, वो वहां पे उसको ग्रिप कर लेते हैं, ये फिक्सचर को टाइट कर लेगा इस टाइप के क्लैंप सेक्शन के साथ। ये अपनी होगी क्लैंप, ये टी बोल्ट हो गया, ये आपका पास बोल्ट हो गया, और ये आपके पास टी स्टड हो गया। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि इसको बोलते क्या है। अच्छा, अगर हमारे हाइट के फिक्सचर हैं, ज्यादा हाइट के फिक्सचर हैं, तो इसकी हाइट कैसे मेंटेन करेंगे सर। इसकी हाइट मेंटेन करने के लिए एग्जॉस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गए आपके पास, आपको इतनी हाइट तक बांधना है, इतनी हाइट तक बांधना है, जितनी भी हाइट तक आपको अपने वर्कपीस को बांधना है। ठीक है, उसके साथ आप लंबे स्टड्स को पिक करोगे, और जितनी हाइट तक बांधना है इसको फिर ऐड करते हुए चलोगे। ठीक है, जितना भी आपका साइज आ जाए, और अगर इससे भी ज्यादा साइज आता है और आपके पास वो चीज बोल्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसके साथ मिलता है हमें इंडस्ट्री, यानी कि आपको जब इस तरह का बक्सा मिलेगा ना, तो वहां पे आपको मिलेगा एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन में क्या होता है तो कि दो बोल्ट को आप आपस में ज्वाइंट कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जो भी हाइट आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। अगला मैंने इसमें अपना अगले उसको डेफिनेशन किया था कि एक आती है पैरेलल पैकिंग। पैरेलल पैकिंग का सीधा क्या था कि हमने क्या बोलता कि आईडी में एक थ्रेड कटी होती है, वो उसके थ्रू पार्ट को बाउंड करती है, यही होता है। तो ये होता है अपना पैरेलल के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे तो पैरेलल पैकिंग में क्या होता है, दो सपोर्ट ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, दो ड्रिल। उसमें क्या होगा कि अगर आपका होल फ्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बस बोल्ट फंसाओगे, पीस को इस तरह से टाइट कर दोगे और दो क्लैंप इस तरीके से आ जाएंगे और पार्ट पूरी तरह से फ्री। क्लैंप पार्ट इस पे करेगा। और अगर चूड़ी में फंसाना तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चूड़ी भी काट रखी है, इसको बोल्टिंग के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब बात आती है इनको लगाने की कि आप लोग इसको मशीन में कैसे सेटअप करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी एक फिक्चर को मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं एंगल प्लेट को ही पिक कर लेता हूँ। तो एंगल प्लेट को हम कैसे सेटअप करेंगे अपने पार्ट के साथ और कैसे इसको लेके चलेंगे, तो आइए मैं अब दिखाता हूँ आपको मशीन पे। जैसे मैंने आपको जितने भी अपने टूल्स दिखाए थे, जितने भी फिक्चर्स दिखाए थे, उसमें से एक फिक्चर मैंने पकड़ा है अपना एल प्लेट, जिसका नाम होता है, टेक्निकली नाम देखोगे तो उसे बोल जाता है एंगल प्लेट के नाम से। एंगल प्लेट में अपना जो भी जॉब बंधेगा, आपको बताया है पहले भी कि हमारा जो जॉब बंधेगा इसकी सपोर्ट में बंधेगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया था, पीस का कभी भी वीएमसी पे विदाउट कभी भी कोई भी जॉब नहीं कटेगा जब तक वो राइट एंगल नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना सेटअप होता है कि जॉब को कैसे राइट एंगल करना है। यहाँ पे मैंने अपने ले लिया हैंड मिल और इसके बाद मशीन को करेंगे हम हमने हैंडल मोड में। हैंडल मोड में मैंने इसको कर दिया क्लिक, ताकि मशीन को हम अपना जो ट्रैवल कराएंगे वो सारा की सारा हैंडमिल के थ्रू करवाएंगे। अब इसके बाद जेड एक्सिस पे लेके आते हैं इसको सबसे पहले। इसमें करना ये होता है कि आपको अपने मशीन की एक स्पीड रखनी होती है 10 माइक्रोन से, ताकि जब आप अपने वर्कपीस को टच करो तो डायल ओवर प्रेशर की वजह से ना टूटे। सेफ्टी पे भी ध्यान देना। और इसको वाई एक्सिस में टच करना है, मतलब जिस अगर सामने जॉब रख रखा है तो वो मेरा वाई एक्सिस हो गया। और अगर मैंने इसको एंगल प्लेट को इस साइड रखा, मतलब इसका फेस मैंने इस तरफ रखा, तो वो मेरा एक्स एक्सिस में जाएगा। तो एक्सिस पोजीशन का सबसे मेन फंडा है। अब देखो मैं इसको कैसे इसको सीधा करता हूँ। अब ये देखो जैसे ही टच हुआ ये अपनी एक रीडिंग लेके गया है, मैंने इसको कर दिया 0। अपना जहां पे भी एक पॉइंट है उसको मैं मास्टर बना देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ये 0 करने के बाद आपको करना क्या है, कई जगह क्या होता है कि डायल को ऐसे बस एक पॉइंट पे 0 करके हैंडमिल के थ्रू उसको खिसका के लेके चलते हैं। उससे होता क्या है, उससे डायल की लाइफ खराब होती है। डायल की जो आगे की जो बॉल होती है वो धीरे धीरे घिसना चालू हो जाएगी। अगर एकदम प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो डायल टूट भी सकता है। तो ऐसा नहीं करके हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। जैसे एक पॉइंट को यहाँ पे टच किया, फिर उठा के थोड़ा सा उससे दूरी बना के फिर दूसरे पॉइंट पे लेके आएंगे। आइए दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे मैंने एक पॉइंट को यहाँ पे टच करके इसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले करना क्या, ओरिजिन करना है। तो ओरिजिन करके ऑल एक्सेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे एक्सेस मेरे हो चुके हैं 0। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा ताकि मैं टोटल प्रेशर देख सकूं कि कितना आया। अब यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर कितना आया मेरा, 4.6, मतलब 4.5 mm का प्रेशर आया है भाई। ठीक है। अब इसको करना कैसे है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो प्लस एक्सिस आता है, जैसे जहां पे मेरा प्लस एक्सिस आ चुका है, तो इसमें आपको कोई भी वैल्यू को नहीं छेड़छाड़ करने है। ये सीधा टूल रूम की कंडीशन होती है। टूल रूम में आपका जहां पे माइनस आएगा, प्लस आया है तो इसका मतलब क्या है, वर्कपीस पहले से ही अंदर धकेला जा चुका है। ठीक है। और अगर मैं इसको यहीं पे ठोकता हूं तो यार मेरा पीस और
अगर मैं इसको सीधा करने के लिए और इसको अगर यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ तो ये मेरा हो सकता है ना फिट बैठे। सीधा और आसान तरीका क्या है मैं वो बताता हूँ। सीधा और आसान तरीका एक ही है कि जो अपना माइनस एक्सेस है हम इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे, जो अपना प्लस वाला है, क्योंकि वहां पे कोई भी मूवमेंट का फिर फर्क नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं एज इट इज है। तो देखिए कैसे करना है। इसको मैं यहीं के यहीं अपना टाइट कर दे रहा हूँ और जितना हो सके उतना फुल टाइट कर दो। और जितना प्रेशर आएगा उसको मैं दूसरे एक्सेस पे लेके जाऊंगा। तो उसके लिए भी क्या कर दूंगा, सबसे पहले ओरिजिन ऑल एक्सेस, थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो डायलेक्ट टूट जाए। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे मैं टच करता हूं इसको। अब इधर भी कितना प्रेशर आया, लगभग 4.7 का लमसम आ गया। तो जिस अब मेरा जो माइनस आया, मतलब माइनस का मतलब है ये हिस्सा मेरा आगे है, तो इसको मेरे को पीछे धकेलना है। तो धकेलने के लिए जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो ठोकने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। और ज्यादातर जॉब की सेफ्टी के लिए आपको इस तरह का रबर हैमर मिलेगा, तो इसका यूज करते हैं। और एक रीडिंग लेके चलते हैं साथ में कि जैसे मैंने अभी टच किया है तो इसको कितना लेके चलोगे आप। अभी जैसे कितना आ गया, 2 mm पे आ गया। इसको और ठोकता हूं 1 mm और। ये देखो ठोकते ही अपने प्रेशर पे ये वापस आएगा। इसको मैं वापस लेके आया। इसको दोबारा करना है आपको एक ओरिजिन, क्योंकि डायरेक्ट सारा प्रेशर एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते, वो 2 बारी में करके इसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर इसको मैंने फिर से अपना वाई एक्सेस में ऊपर उठाया, इसके दूसरे पॉइंट पे लेके चलता हूँ ताकि टोटल प्रेशर को फिर मैं चेक कर सकूं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। देखो पहले से प्रेशर कितना कम हो गया। पहले कितना आया था 4.6 के लमसम आया, अब कितना आया टोटल 1.2 आया। तो अब मतलब कि हम जो कर रहे हैं वो सही पाथ पे चल रहा है। यही सबसे आसान तरीका होता है। एक साइड को पूरा टाइट कर दो, उसके बाद जो भी जॉब लगाना है उसके हिसाब से उसको प्रेशर को मेंटेन करो। अब यहाँ पे फिर से मैं इसको ओरिजिन कर देता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे तो मेरे को कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं है, ये एज इट इज ही रहेगा। अब इसको मैं दूसरे पॉइंट पे लेके चलता हूँ। ये वैल्यूज आ गई। अब इसको फिर से मैं अपने 0 कर देता हूं। अब इसको ठोक के फिर से, अब ये देखना प्रेशर देखना किस तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वापस भागेगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को फिक्स कर रहा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल 0 हो गया और यहाँ पे भी रीडिंग आ गई अब 0। इसको फिर से क्रॉस वेरीफाई करोगे कि क्या रीडिंग आई है क्या नहीं आई है। अब ये लगभग लगभग हो चुका है अपना सीधा, ये आया आपका 50 माइक्रोन की रीडिंग में। 50 माइक्रोन हमने कर दिया। इंडस्ट्री में इतना चल जाता है, एप्लीकेबल होता है, लेकिन कोई कोई होता है वो सीधा बोलता है नहीं भाई हमें, लेकिन कोई कोई होता है जैसे कि हमें इसको कितना चाहिए, बिल्कुल 0 0 चाहिए। तो हम 0 0 भी करके दिखाएंगे अभी आपको। तो 50 माइक्रोन है, इसको मैं फिर से ओरिजिन कर देता हूँ। यहाँ पे भी 50 माइक्रोन आया, इसको फिर से 0 कर दिया। 0 करने के बाद फिर से इसको अपना ठोक के अपना उतना ही लेवल पे लेके आऊंगा। 0 हो चुका है, फिर इसको दूसरे पॉइंट पे लेके चलो। रीडिंग कितनी आ रही है, आप यहाँ पे डायल पे देखो, डायल पे कितना फर्क आ रहा है, 0 पे है। इसके बाद अब यहाँ पे मशीन पे देखो, मशीन पे कितना वैल्यूज आया। अब ये 0 0 बिल्कुल हो चुका है, पीस राइट एंगल आपका हो चुका है। अब कोई भी पीस लगेगा इससे होगा क्या, कोई भी वर्क पीस इसके सपोर्ट में आएगा
तो उससे मेरे को फायदा ये है कि अब मेरे को वर्कपीस को सीधा नहीं करना पड़ेगा, मेरा वर्कपीस ऑलरेडी इसके सपोर्ट में आके सीधा हो जाएगा। अब इसको मैं कंप्लीटली टाइट करके दिखा देता हूँ और इसके बाद इस पे जॉब को कैसे माउंट करेंगे मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब इसको रेफरेंस कर देते हैं जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपना कोई भी वर्कपीस लेता हूं ताकि मैं इसको इसमें बांध के दिखा सकूं। अब ये है अपना वर्कपीस, जैसे मेरे को इसके सामने या फिर कहीं पे भी किसी भी एक्सिस पे काम करना है तो मैं इसको कैसे माउंट करूंगा, कैसे बांधूंगा इस पिक्चर के साथ, आइए अब दिखाता हूं। जैसे पीस को मैंने अगर सीधा बांध दिया यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना अलाइन है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जूम करो तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे को प्रेशर नहीं दिखेगा, चाहे आप टॉर्च का भी यूज कर सकते हो। चलो ये चीज देखोगे, अगर ये बिल्कुल, अगर यहाँ से भी देखो, हर साइड से देख लो कि बिल्कुल अलाइन हो, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ये एज इट इज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं अपने पीस को इससे बांधूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो एंगल प्लेट बांधा जाता है वो किससे बांधा जाता है, सी क्लैंप से, ठीक है। इसे बोल, क्योंकि ये इसको सी टाइप से पकड़ेगा तो इसलिए इसको हम सी क्लैंप भी बोलते हैं। अब बांधना कैसे है, अगर देखो हाथ पीछे रहा तो फोर्स पीछे की तरफ जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस है, तो हाथ को जितना हो सके उतना सपोर्ट में आगे रखो। तो इस तरह से टाइट कर दोगे इसे, थोड़ा सा मैं इसको और ले लेता हूं ताकि पूरा बीचों बीच इसमें क्लैंप आ सके। इसको फुल्ली अपना पाइप से बाहरी से जिससे भी टाइट करना है आप अपना इसको टाइट कर सकते हो। और एक चीज और चेक करनी है कि बिल्कुल फर्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना इस साइड से है ना ही अपना इस साइड से। पीस अगर थोड़ा सा भी एलिवेशन में आ गया तो आपका पीस टेढ़ा हो सकता है। अब देखो मैंने पिक्चर को सीधा किया था, मैं अब आपको इसको सीधा करके देखता हूँ कि भाई कितने का फर्क आया, क्योंकि पार्ट में भी तो हो सकता है थोड़ा बहुत रन आउट हो, तो उसको देखते हैं। फिर से अपना हैंडल मोड में जाएंगे। अब पहले हमने पिक्चर को सीधा किया है, अब बारी किसकी है, पार्ट के लिए। मैं फिर से इसको डायल को अपनी उसी पीवीस के रेंज में लेके आऊंगा और ये इसको नीचे करता हुआ एक पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने पहले ही बोला है उसी के हिसाब से। थोड़ा सेफ्टी के लिए निप को टेढ़ा कर देता हूं ताकि डायल कर दिख जाए कि बिल्कुल इससे जाके चिपक ना। अब मैंने एक पॉइंट को जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद ओरिजिन ऑल एक्सेस। अब इसी के साथ मैं अपने दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा कि उसको कैसे चेक करना है। मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरा वर्कपीस भी सीधा हो गया, मेरी सारी चीजें सीधी हो गई। पिक्चर पे इसी तरीके से पीस को सीधा किया जाता है। अब आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे अगर इसको हाईलाइट करूँ तो इसमें मेरा खाली 30 माइक्रोन का फर्क आया। 30 माइक्रोन बिल्कुल नेगोशिएबल है किसी भी वर्क पीस के लिए, आपका 0.05 से लेके आपका 0.1 तक का रेशियो चल सकता है। लेकिन हमारा वर्क पीस में कितना है, सिर्फ 0.3 का फर्क आया है, 30 माइक्रोन का फर्क आया है, ज्यादा में नहीं आया। अब कोई भी फंक्शन इस पे आके काम कर सकता है, कोई भी आपका टूल आके काम कर सकता है, कैसा भी प्रोग्राम आपका चल सकता है। ये जैसे आपने हमें अब पिक्चर वाला देखा, अभी आने वाली वीडियोस और भी हैं, उसमें आप और देखोगे कि इंडस्ट्री में टूल रूम के हिसाब से किस तरह से काम होता है।